क्या कारण है कि आज इनफर्टिलिटी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है? तो इन सब चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स और इवन आपकी ऑक्यूपेशन पर। इनफर्टिलिटी सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है? मतलब मेल्स में, फीमेल्स में या फिर दोनों में? If you talk about literature, then you will be surprised to know that 40% कारण हमें पुरुषों में ही देखने के मिलते हैं। नेचुरली कंसीव होने के लिए मैं सबसे पहले ये एडवाइस करना चाहूँगी कि यू शुड अवॉइड प्रोग्राम्ड सेक्स। आज मेरा ओवुलेशन डेट है, आज हमको रिलेशन में रहना है। दिस थिंग्स नीड्स टू बी अवॉइडेड। IVF ये क्या है मैम? IVF इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। IVF जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसे सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इसमें लोगों को यही लगता है कि जो बच्चा एक्चुअल में हो रहा है वह उनका स्वयं का नहीं है, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। मैं उन्हें यही बताना चाहूंगी कि IVF इज एन एडवांस साइंस। स्पेशली मेल्स को आप लो स्पर्म काउंट या फिर स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सिचुएशन ये डिफिकल्ट है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम। आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि लोग डिजाइनर बेबी की बातें करते हैं। जी, क्या ये सच है या फिर पॉसिबल है? बट इट इज एक्चुअली बैन इन इंडिया। मैम एक मेडिकल टर्म है एजोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है नो स्पर्म इन सीमन। बिना स्पर्म काउंट के बावजूद कोई भी फादर बन सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे मैम? आज इंडिया में हर 6 कपल्स में से एक कपल स्ट्रगल करता है पेरेंट बनने के लिए, और इसका बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, जो आज भी टैबू बना हुआ है। लेकिन ये सवाल सबके मन में आता है, क्या लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी के बावजूद कोई कपल पेरेंट बन सकते हैं? क्या IVF से 0 स्पर्म काउंट के भी कोई फादर बन सकता है? आज के युवा अपनी स्पर्म क्वालिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं, और आखिर किस एज तक एक कपल के पास पेरेंट बनने का ऑप्शन होता है? IUI और IVF क्या होती है? इस ट्रीटमेंट के कॉस्ट क्या होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रश्मि गोयल, जो कि इनफर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपेक्स हॉस्पिटल रायगढ़ छत्तीसगढ़ की। ये सिर्फ एक मेडिकल डिस्कशन नहीं है, एक होपफुल कन्वर्सेशन है उन सब के लिए जो पेरेंटहुड का सपना देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ तोस रावत पॉडकास्ट में, और चलिए शुरू करते हैं इस कन्वर्सेशन को। डॉक्टर रश्मि गोयल जी का स्वागत है तोस रावत पॉडकास्ट में। नमस्कार। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? गुड मैम, आई एम गुड। और आज का पॉडकास्ट मैम, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए अब तक, सारे अच्छी इंफॉर्मेशन और काफ़ी सारी लर्निंग्स मुझे मिली है, बट आई थिंक कि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम कि हम चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए मैम, लेकिन आज भी सेक्स हो गया या फिर सेक्सुअल हेल्थ, इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में जो बातें हैं आज भी टैबू सब्जेक्ट है, और इन सब को आज ब्रेक डाउन करने मैम। तो मेरा पहला सवाल है कि किसी कपल को कब ये समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी हाँ, आपने बहुत सही कहा। कभी कभी कपल्स शादी के 6 माह बाद ही 2 से 3 महीने ट्राई करने के बाद पैनिक होने लगते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। किसी भी कपल को नेचुरली कंसीव करने के लिए खुद को 1 साल का समय देना ही चाहिए। ओके। 1 साल ट्राई करने के बाद भी यदि उन्हें नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा हो या सफलता नहीं मिल रही हो, तब उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। पर यदि कपल्स में फीमेल पार्टनर की एज 35 वर्ष या उससे अधिक हो, तब वह 6 माह पश्चात ही ट्रीटमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैम एक सवाल जो है सबके जहन में रहता है कि क्या कारण है कि आज इनफर्टिलिटी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और या तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं या फिर कंसीव होता है तो एंड टाइम में, वो कंसेप्शन के टाइम में वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखिए, मेल और फीमेल्स की फर्टिलिटी डिपेंड करती है उनके हार्मोनल प्रोफाइल पे। फीमेल्स में FSH, LH, थायराइड, AMH लेवल, और मेल पर्सन्स पे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। जब भी इनमें यह हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू होता है, तब उनमें फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब ये होता क्यों है? तो इन सब चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स और इवन आपकी ऑक्यूपेशन पर। जो इस तरह की लाइफस्टाइल आज लोगों की हो गई है, रातों को देर तक जागना, अच्छी डाइट ना लेना, जंक फूड का सेवन करना, इन सब से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है। ऑक्यूपेशन का भी स्पर्म्स पे गहरा प्रभाव पड़ता है।
यदि आप लंबे लंबे समय तक ड्राइव कर रहे होते हैं या मोबाइल लैपटॉप का बहुत अत्यधिक यूज़ कर रहे होते हैं, इवन यदि मेल पार्टनर इंडस्ट्रियल बेल्ट पे होते हैं, तो इन सब का स्पर्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ओके, तो इनफर्टिलिटी सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है मैम? मतलब मेल्स में, फीमेल्स में या फिर दोनों में? Yes, if you talk about literature, then you will be surprised to know that 40% कारण हमें पुरुषों में ही देखने के मिलते हैं। बचे हुए जो 40% कारण है वो महिलाओं में देखने को मिलती हैं। जो 20% कारण है वह कभी-कभी दोनों में मिक्स फैक्टर्स मिलते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में सारी चीज़ें सामान्य हो, फिर भी आपको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। सो मैम, कपल्स अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो सके? देखिए, नेचुरली कंसीव होने के लिए मैं सबसे पहले ये एडवाइस करना चाहूँगी कि यू शुड अवॉइड प्रोग्राम्ड सेक्स। आज मेरा ओवुलेशन डेट है, आज हमको रिलेशन में रहना है। दिस थिंग्स नीड्स टू बी अवॉइडेड। ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में डालती हैं और बहुत ज़्यादा और भी इश्यूज़ होने लगते हैं। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह है फर्टाइल पीरियड की जानकारी होना। जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि कपल्स को फर्टाइल पीरियड की जानकारी नहीं होती है और इसके अभाव में वह स्ट्रेस में आते रहते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है प्री कंसेप्शनल प्लानिंग। जनरली कपल्स को इनकी जानकारी नहीं होती है कि कंसीव करने से पहले उन्हें 3 माह पूर्व ही फॉलिक एसिड का इंटेक शुरू कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इवन कभी-कभी एजुकेटेड कपल्स को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। सो दे शुड स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड 3 months prior to planning. They should also take vitamin D supplements, other micronutrients along with folic acid. तो उसके लिए क्या-क्या टेस्ट आप प्रिस्क्राइब करते हो पेशेंट्स को या कपल्स को? फीमेल्स में हम जनरली उन्हें बेसिक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे कि हमें उनके यूट्रस और ओवरीज की जानकारी हो। ट्यूबल पेटेंसी के लिए हम उन्हें हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट की सलाह देते हैं। पर यदि कपल्स की शादी को बहुत अत्यधिक साल हो जाए, जैसे 5 साल से अधिक हो जाए, तब उन्हें डायरेक्ट हम हिस्ट्रोस्कोपी एवं लैप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में कुछ हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं जिनमें एफएसएच, एलएच, थायराइड और एएमएच लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेल पार्टनर्स में हम सीमेन एनालिसिस की उन्हें सलाह देते हैं। इस सीमेन एनालिसिस में हम उनके स्पर्म काउंट, उनकी मोटिलिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी टेस्ट करते हैं। Okay. और यदि उनमें कोई भी इन चीज़ों में दिक्कतें दिखती हैं, तब हम उन्हें फर्दर हार्मोनल टेस्ट और सोनोग्राफी की लिए एडवाइस करते हैं। सो मैम, फीमेल्स में ऐसा कौन सा टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फीमेल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वह है एएमएच लेवल, जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो फीमेल्स के एग रिजर्व को बताता है। जनरली इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है फीमेल्स की एज के साथ। जैसे जैसे ही महिलाओं में उम्र बढ़ती है, एएमएच लेवल उनमें कम होते दिखता है। पॉलीसिस्टिक के केसेस में इसकी वैल्यू हमें अधिक देखने को मिलती है। जनरली आजकल ये देखने को मिलता है कि यंग एज में भी एएमएच लेवल अचानक से कम होने को दिखता है, जो कि हमारे लिए एक अलर्ट साइन होता है। सो यदि आपकी कम उम्र में ही आपका एएमएच लेवल कम है, तो यू शुड हरी एंड स्टार्ट टेकिंग ट्रीटमेंट। सो मैम, कैसे कोई कपल ये डिसाइड करे कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए या फिर कैसे चूज करे वो? देखिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फीमेल के हार्मोनल स्टेटस पे, उनकी स्टेटस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स पे और हस्बैंड के सेमेन फैक्टर पे। यदि सारी चीज़ें नॉर्मल है, तब हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट डॉक्टर के अंडर नेचुरली 5 से 6 मंथ तक ट्राई करते रह सकते हैं। यदि फीमेल्स के पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और हस्बैंड में माइल्ड फैक्टर्स हैं, स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम हो पर 10 मिलियन से अधिक हो, तब हम उन्हें आईयूआई की सलाह देते हैं। व्हाट इज दैट IUI? आईयूआई एक नेचुरल मेथड जैसा ही ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम आपके स्पर्म्स को लैब में प्रोसेस करते हैं और ओवुलेशन टाइमिंग को मैच करते हैं। बेटर प्रोसेस स्पर्म्स को हम यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। बट यदि फीमेल्स में सीवियर इश्यूज हो, जैसे कि दोनों की साइड की ट्यूब्स ब्लॉक हो या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस हो या मेल पार्टनर में सीमेन पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो या नील स्पर्म काउंट हो, ऐसे केसेस को हम आईवीएफ ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। ओके, IVF ये क्या है मैम? IVF इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए।
आईवीएफ जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसे सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इसमें हम जनरली जो अंडे और शुक्राणु का निषेचन जो शरीर में अपने आप नहीं हो पा रहा है, उसके फर्टिलाइजेशन को लैब में करवाते हैं, उसके भ्रूण को तैयार करते हैं और उस तैयार भ्रूण को जनरली गर्भ में डाला जाता है। इसी प्रक्रिया को आईवीएफ बोलते हैं। सो कोई भी कपल कितनी बार आईयूआई और आईवीएफ करवा सकते हैं मैम? जनरली कपल्स 3 से 4 साइकिल आईयूआई करवा सकते हैं। यदि उन्हें बार बार आईयूआई करवाने में सफलता नहीं मिल रही है, तब हम उन्हें आईवीएफ की सलाह देते हैं। आईवीएफ की बात करें तो जनरली 1 या 2 साइकिल के बाद आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने के बाद उन्हें सफलता मिल जाती है। लेकिन यदि उनकी बार बार आईवीएफ साइकिल भी फेल हो रही हो, तब हमको देखना रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम हो सकता है उनके गैमेट्स में हो, अंडे या स्पर्म में हो, या उनके गर्भाशय यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि उनके गैमेट्स में किसी तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है, तब हम उन्हें डोनर गैमेट्स की सलाह देते हैं। सो इन सभी ट्रीटमेंट्स के सक्सेस रेट क्या है मैम? आईयूआई इज जस्ट लाइक नेचुरल मेथड, सो इसकी सफलता दर सीमित होती है। इसका सफलता दर होता है 10 से 15% ही। दैट डजंट मीन कि आप आईयूआई करवाएं ही ना कि इसका रिजल्ट इतना कम है। देयर आर मेनी कपल्स हु डू कंसीव विद आईयूआई, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। आईवीएफ की बात करें तो स्टडी से इस केस के जो रिजल्ट्स होते हैं 55 to 60% रहते हैं। आईवीएफ के रिजल्ट जो जनरली डिपेंड करते हैं वह वाइफ की एग क्वालिटी पे, हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी पे और मेन यूट्रस की लाइनिंग पे। जैसे जैसे महिलाओं में एज बढ़ती है, एग क्वालिटी डिटोरेट होती जाती है, तो कभी कभी इसके रिजल्ट्स कम देखने को मिलते हैं। स्पर्म क्वालिटी जो डिपेंड करती है डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स पे। यदि किसी कपल में डीएनए फ्रैगमेंटेशन उनका इंडेक्स हाई हो, तब उनमें बहुत ज़्यादा एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है और रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। सो मैम ये जो ट्रीटमेंट है आईयूआई और आईवीएफ, इस ट्रीटमेंट में कोई हेल्थ रिस्क या फिर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, एज सच तो देयर इज नो रिस्क, बिकॉज जैसे मैंने बताया आईयूआई जस्ट लाइक नेचुरल मेथड, सो उसमें कोई भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आईवीएफ की बात करें तो उसमें भी हम ऐसे हार्मोन्स इंजेक्शंस देते हैं जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बन रहे होते हैं। तो ओवरऑल आईवीएफ का इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारे पास ऐसे भी कपल्स आते हैं जो रिपीटेड आईवीएफ साइकिल्स करवाए होते हैं और उनका जो हम 5 से 6 बार जिन्होंने आईवीएफ कराया, हमने 7वीं बार उनका आईवीएफ किया एंड दे गॉट सक्सेस इन द वेरी फर्स्ट साइकिल। सो आफ्टर कंसीविंग जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के रिस्क जो देखने को मिलते हैं, जिसके साथ साथ 3rd ट्राइमेस्टर में उनका बीपी का बढ़ना या शुगर लेवल का बढ़ना देखने को मिलता है, जिन्हें कुछ मेडिकेशंस के द्वारा आराम से टैकल किया जा सकता है। एज वी नो मैम कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कितने सारे इफेक्ट होते हैं बॉडी पे। सो स्पेशली मेल्स को आप लो स्पर्म काउंट या फिर स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सिचुएशन ये डिफ़िकल्ट है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें और बुरी लत को छोड़ें, अच्छी आदतों को अपनाएं, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्पेशली मेल पार्टनर्स के लिए। जनरली उनमें जो बुरी लत देखने को मिलती है अल्कोहल, स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से, जिससे कि उनकी काफ़ी उनकी स्पर्म क्वालिटी पे बुरा असर पड़ता है। तो दे शुड ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट लेना, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना जिसमें कि शामिल है विटामिन सी, जिंक और विटामिन ई का। बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड जनरली सपोर्टिव नहीं हो रहे होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, वह नॉर्मल मेडिकेशंस नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, सारी अपनी जो लतों को छोड़ते नहीं हैं, जिसके कारण उनकी स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होती है और जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो बैड क्वालिटी बनते हैं और उनकी साइकिल फेल भी हो जाती है। मैम एक मेडिकल टर्म है एजोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है नो स्पर्म इन सीमन, आई एम राइट? यस। ओके, तो मैंने सुना है कि बिना स्पर्म काउंट के बावजूद कोई भी फादर बन सकता है, ये पॉसिबल कैसे मैम? जी हाँ, आपने बहुत सही सुना है। एजोस्पर्मिया मैं बताना चाहूँगी ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 तरह के कारण होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एवं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव।
तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की कंडीशन होती है, जिसमें आपके अंडकोश टेस्टिस में शुक्राणु तो हैं, पर वह रुकावट के कारण आपके इजैकुलेट में बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। तो आईवीएफ के माध्यम से हम टीसा पीसा के द्वारा इन स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं और डायरेक्ट उनकी वाइफ के अंडों पे इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि उनके स्वयं के सेल्फ स्पर्म द्वारा उनके बच्चे हो सकते हैं। तो मैम जो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो कपल्स वरीड होते हैं कि कॉस्ट को लेके, तो कितना खर्चा आ जाता है मैम इस सारे ट्रीटमेंट्स के लिए? देखिए, आईयूआई एक लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है जिसका एक अनुमानित खर्चा 5 से 10 हज़ार में हो जाता है। बट आईवीएफ की बात करें तो इट इज़ अ बिट कॉस्टली ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली पेशेंट टू पेशेंट पे, उनकी एज फैक्टर पे, कल्चर मीडिया, क्या हार्मोनल इंजेक्शंस हमने उसमें यूज़ किया, इन सारी कंडीशंस पे। तो जनरली एक साइकिल आईवीएफ का खर्चा 1.5 से 2 लाख का होता है। सो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं मैम कि आईवीएफ ट्रीटमेंट्स के बाद बेड रेस्ट करना पड़ता है, कितना सही है ये? देखिए, ये भी बहुत सारे कपल्स में होता है कि अगर मैं अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाऊंगी तो मुझे 9 माह बेड रेस्ट पे रहना होगा। तो जनरली मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करते हैं अपनी पेशेंट्स के, उनमें बहुत सारे कपल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, बैंक में वो काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें इस तरह की कंप्लीट बेड रेस्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हम उन्हें जनरली यही सलाह देते हैं कि आप अपना टाइमली मेडिकेशन लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और यह भी बहुत ज़रूरी है कि वह एक्टिव रहे। सो मैम मेरा सवाल ये है कि कौन से एज तक एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने मैक्सिमम कितने एज की फीमेल को प्रेग्नेंट करने में उनकी हेल्प की है आईवीएफ के थ्रू? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। एआरटी लॉ आने के बाद मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एक एज निर्धारित की गई है। लोगों को जैसे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आज 55 साल की उम्र में भी आप माता-पिता बन सकते हो। तो फीमेल पार्टनर्स के लिए जो एज हाईएस्ट एज निर्धारित की गई है वह 50 साल की है, और मेल पार्टनर के लिए 55 साल की निर्धारित की गई है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने आज तक 45 साल की उम्र को आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी दी है और उनका सेफ बेबी भी डिलीवर किया है। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि लोग डिजाइनर बेबी की बातें करते हैं। जी, क्या ये सच है या फिर पॉसिबल है? देखिए, क्रिस्पर टेक्निक के द्वारा जीन एडिटिंग की जा सकती है, जिसमें कि अनहेल्दी जीन्स को हटाया जा सकता है, बट इट इज़ एक्चुअली बैन इन इंडिया। आईवीएफ की जो टेक्नोलॉजी है वह सिर्फ हेल्दी बेबीज़ के लिए है, डिज़ाइनर बेबीज़ के लिए नहीं। तो और कौन कौन से एडवांसमेंट आ चुके हैं मैम इस फील्ड में? देखिए, पीआरपी, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, माइक्रोफ्लूइडिक्स, ये सब आईवीएफ में पुरानी बातें थी। आजकल और भी न्यू टेक्नोलॉजीज आईवीएफ के फील्ड में आ चुकी हैं, जैसे कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग, लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग द्वारा आईवीएफ के रिजल्ट्स को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। और अब लोगों में सेल्फ गैमेट्स, खुद की जीन्स के से आप लोगों को अब बच्चा खुद का मिल सकता है। सो मैम सरोगेसी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? ये किन लोगों की नीड होती है? देखिए, सरोगेसी उन कपल्स के लिए है जिनमें कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, जिनमें कि ओवरीज प्रेजेंट हो पर उनके गर्भाशय ना हो उनके शरीर में, तब उन्हें सरोगेसी की नीड होती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि रीनल उनमें ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या मेडिकली उनकी बॉडी फिट नहीं है, या उनको खुद को स्वयं को कैंसर है, तो उन केसेस को सरोगेट की नीड होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं, बार बार उनकी आईवीएफ साइकिल फेल हो रही होती है, तो ऐसे केसेस को भी सरोगेसी की परमिशन मिलती है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया में अब अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ही सिर्फ अलाउड है, जिसमें कि जो सरोगेट मदर होती हैं वह कमिश्निंग कपल्स की क्लोज रिलेशन में होना चाहिए, और उनका कोई भी इस प्रोसीजर में मॉनेटरी गेन नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इनफ फॉर नाउ मैम, और थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। इतनी डीप और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अभी के समय में लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये जो फैक्टर है प्रेगनेंसी का, फादर बनने का,
ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी था आज के पॉडकास्ट में बातें करने के लिए। जी तोष, एक और मैं सभी दर्शकों को ये पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि लोगों में बहुत बड़ा स्टिग्मा है आज। इनफर्टिलिटी एक काफ़ी बड़ा सोशल स्टिग्मा है और ट्रीटमेंट को का एक्सेप्टेंस आज भी वह नहीं है उस लेवल पे। तो मैं उन्हें यही बताना चाहूँगी कि आईवीएफ इज़ एन एडवांस साइंस। इसमें लोगों को यही लगता है कि जो बच्चा एक्चुअल में हो रहा है वह उनका स्वयं का नहीं है, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है और दूसरों के इसमें अंडे और स्पर्म्स का खाली यूज़ होता है। तो यह एक ऐसा साइंस है जिसमें हम उनके स्वयं के अंडों को लेते हैं, स्वयं के स्पर्म्स को हम मर्ज कराते हैं और उन्हीं के गैमेट्स को भ्रूण बनाकर उनके गर्भ में डालते हैं। जी, नाउ दैट्स क्लियर मैम। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। और हम आगे और भी बातें करेंगे मैम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।